लॉ के अंदर शायद ही किसी प्रोविजन का इतना मिस यूज हुआ जितना इसका हुआ। जब इसका बहुत ज्यादा मिस यूज होना शुरू हो गया तो फिर जो है जो अदालती निज़ाम है वो कॉन्शियस हो गया इसके ऊपर। तो फिर अदालतों ने जो है इस तरह की जजमेंटें दी कि मैकेनिकल मैनर्स में जो है नई बात को देखें, आप देखें, मामले को सुने, जुडिशियल रिमांड अप्लाई करें, फिर जो है आपको डिसीजन दें। एक और जजमेंट वो 2013 की डिसीजन की थी, ये 2014 की है, लाहौर की है। Ex officio justice was not supposed to exercise powers in a mechanical manner and post order for registration of case blindly on false application। जब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देखा कि इतनी सी जो एप्लीकेशन है ये तो फॉल्स आ रही है, तो उन्होंने कहा भाई ब्लाइंडली इसको पढ़ के नहीं फैसला करना, आपने इसको आपने देखना है कि ये फॉल्स है ये ट्रू है। तो ये जो जजमेंट्स हैं या इस तरह की और जजमेंट्स हैं, इन्होंने पावर जो है जस्टिस ऑफ पीस को फिर दी, जिसकी रोशनी में जो जस्टिस ऑफ पीस जो है अपनी अदालत में दोनों पार्टीज को सुनता है, पुलिस कमांड जो है उनको वैल्यूएट करता है, फिर जो प्रॉपर ऑर्डर समिट है वो पास करता है। इसी से रिलेटेड ये सिंध की जजमेंट है। अल्टीरियर मोटिव ऑफ कंप्लेनेंट, जिनके को झूठ थी है या फॉल्स है, किसी मकसद के तहत जो वो दायर कर रहा है। ड्यूटी ऑफ जस्टिस ऑफ पीस पे क्या है? पब्लिक हैड मेड इट ए प्रैक्टिस टू सेटल देयर अकाउंट्स by approaching the justice of peace for lodging of FIR against opposite parties so as to humiliate and disgrace them in society at large as well as in front of relatives and friends. Prime duty of court was to examine each and every case minutely, and such application must not be allowed in routine, and the hands of judge were tied by the provision of 228 CRPC, and an application under this said section must be considered independently and judicially। तो ये जो दो तीन जजमेंट मैंने पीछे बताई, उसमें पहली में कहा गया कि मैकेनिकल मैनर में नहीं किया करना, दूसरी में कहा कि देखना है कि जो पिटिशन है ये क्लीन हैंड्स या से आ रहा है, किसी मैरिज के तहत तो नहीं आ रहा। फिर उससे अगली जजमेंट आई कि ब्लाइंडली जो है कोई जो है डिसीजन नहीं करना, और इसमें कहा कि जुडिशली जो है मामले को जो है देखना है। जुडिशियल माइंड की अगर आप डिफाइन करें तो जुडिशियल माइंड का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज को सुन के जो एक जज या फैसला करने वाले मुंसफ की अक्ल जो है वो कहती है कि ये होना चाहिए, उसको कहते हैं जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। और अनजुडिशियल माइंड ये अप्लाई करना है कि अगर मेरे पास ए आ जाता है और उधर से बी आ जाता है तो मैं कहता हूँ ये से तो मेरे पड़ोसन है, मेरे तल्लक है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी दोस्ती है, तो बस मैंने इसी की फेवर करनी है। तो एक तरफा जो ट्रैफिक चलती है वो अनजुडिशियल होती है। ये पीछे वाली जजमेंट का सिलसिला है जिसमें ये हेड हुआ गया सच जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता, अगर इसके पास कोई चीज आती है तो अगर कागज में ऑफेंस है तो उसके ऊपर जो है पर्चा दे सकता है। ये भी उसी का सिलसिला है कि जो है सच है वो इंक्वायरी ऑलरेडी कर सकता, वो देखे एप्लीकेशन के कंटेंट से अगर कागज ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो पर्चे के ऑर्डर करें। तो अभी तक आप पढ़ रहे हैं, ये जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि दो व्यूज हैं। एक व्यू कहता है कि जो FIR जो है उससे पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये कहता है FIR दर्ज करें उसके बाद मामले को इन्वेस्टिगेट करें। दोनों की जो जजमेंट्स हैं ये मैंने दे दी, ये कॉन्ट्रा व्यू है। All inquiries held by police subsequent to the information regarding a causal offence would be treated as an investigation even though the formal registration of FIR takes place later। इस जजमेंट के अलावा जितनी भी जजमेंट्स मैंने पढ़ी वो कहते हैं कि FIR से पहले जो कुछ हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये एक ही जजमेंट मैंने आज तक पढ़ी है, या एक लेटेस्ट में मेरे 2019-20 में मैंने पढ़ी, नजर में आई है, तो मुझे मिली यही, मैंने ये कोट कर दिया। तो इस जजमेंट में कहा कि FIR से पहले भी जो प्रोसीडिंग पुलिस कर रही है ना, ये भी इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन की तारीफ भी आप सब लोग जानते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और इंक्वायरी की डेफिनेशन भी आप सब जानते हैं कि जो ट्रुथ है उस तक पहुंचना, उसको सर्च आउट करना, ये इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क बात छोटा सा ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इंक्वायरी जो है ये अनोथ होती है, इन्वेस्टिगेशन में ओथ नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ मटेरियल जो रिलेटेड ऑफेंस होता है वो इकट्ठा किया जाता है। इंक्वायरी जो होती है इसमें कानून शहादत जो अप्लाई करता है, इन्वेस्टिगेशन में कानून शहादत अप्लाई नहीं करता।
इसी तरह और भी इसके यहाँ कभी लेक्चर हुआ तो बताऊंगा डिफरेंसेस। आज तक जितनी डिबेट चलती रही पुरानी एक अरसे तक, उसकी फोकसिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस पे थी। उन्होंने कहा जी, एक तबका फिक्र आया, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन देखें, अगर है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो डायरेक्शन दी। दूसरा उनका नहीं जी, एप्लीकेशन नहीं देखे, खुद भी सुनने के बाद आप समझते हैं कि कॉग्निजेबल है तो डायरेक्शन दें। तो तब तक ये होता था कि जो जस्टिस ऑफ पीस है, अगर उसके पास कोई ऐसी बात चली गई तो वो लिखता था जी मैटर इज रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो पिटीशन इज डिसमिस्ड। तो फिर जो है कुछ लोग जो है उठे, उन्होंने जो है ये अलम बयान किया। उन्होंने कहा ये जो ऑफेंसेस हैं इनकी तो दो टाइप्स हैं, एक कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? जिसमें पुलिस जो है बगैर मैजिस्ट्रेट की इजाजत के अरेस्ट भी कर सकती है, मैटर को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल जो है, इनमें जो है कोर्ट की परमिशन के बगैर ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। उन्होंने कहा ये भी तो एक ऑफेंस है, तो अगर ये कमिट होता है तो इसमें जो है जस्टिस ऑफ पीस जो है ये क्यों नहीं कर सकता? तो उसके ऊपर फिर ये सीरीज ऑफ जजमेंट जो है शुरू हुई। तो नो ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस शुड बी पास, बट जस्टिस ऑफ पीस शुड हैव डायरेक्टेड एसएचओ कंसर्न to receive application for registration of case to enter same in the Roznamcha and thereafter under subsection 2 of 155 CRPC apply to magistrate seeking permission to investigate the matter and proceed strictly in accordance with the law। जैसे आप सभी जानते हैं लॉ के तालिब इल्म है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 के तहत उसके ऊपर एफआईआर होती है, फिर 156 के तहत जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका 155 डील करता है, उसका रोजनामचे में इंदराज होगा, फिर एक रिपोर्ट जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये मेड आउट हो गया है, मुझे इजाजत दें कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करूं, और मुझे ये भी इजाजत दें कि अगर जरूरी हो तो मैं इसको अरेस्ट भी करूं। तो मैजिस्ट्रेट के हुक्म के अंडर इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट जो है ये ताबे होती है। इसी से रिलेटेड 2012 की जजमेंट ऑफ पेशावर की नो बार एग्जिस्ट ऑन इशुएंस ऑफ डायरेक्शन बाय जस्टिस ऑफ पीस टू रजिस्टर अ केस इन्वॉल्विंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट इन सच अ सिचुएशन द पुलिस अथॉरिटीज कैन इन्वेस्टिगेट द केस only after getting an order from a magistrate of first or second class having powers to try such case or send the same for trial to the session court। तो इससे पहले जैसे मैंने कहा सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती रही, अब जो है एक नया व्यू चल पड़ा। तो उन्होंने कहा अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें भी जस्टिस ऑफ पीस जो है वो डायरेक्शन दे सकता है। इसमें वो डायरेक्शन क्या देता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है मेड आउट हो रहा है तो इसको जो रोजनामचे में दर्ज करें, मैजिस्ट्रेट से इसकी जो है परमिशन लें और इसको इन्वेस्टिगेट करें और कानून के मुताबिक इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाए। 2013 की सेंट किया if cognizable offense is not made out as such is duty bound to enter the information on daily roznamcha and send it to magistrate। जैसे वो एक पहले व्यू चलता है ना कि cognizable offense made out हुआ है तो SHO is duty bound to register the case, तो फिर ये व्यू आ गया उनका अगर नॉन कॉग्निजेबल भी मेड आउट हो रहा है तो तभी वो ड्यूटी बॉन्ड है कि इसके रेलेवेंट रजिस्टर दो रजिस्टर हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड एफआईआर का रजिस्टर है, एक 155 के तहत जो है नॉन कॉग्निजेबल का अलग रजिस्टर है, वो कहते हैं उसमें इसको दर्ज करें। इवन एक जजमेंट ये मेरी नजर से गुजरी कि एसएचओ इज रीड कर दे हैज नो डिस्क्रिप्शन टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन इवन इन सस्पेक्टेड केसेस। ये बात 159 के तहत जो है 157 इसको डील करती है सीआरपीसी की। वो कहते हैं ये सस्पेक्टेड केस है पर मशकूक केस है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करता। तो उस पर ये हेल्ड हुई जजमेंट अगर ऐसा भी है तो देन भी जो है इसको जो है अपना रेलेवेंट रजिस्टर जो है उसमें लिखे, फिर इसको इन्वेस्टिगेट करे, मंथ की अंजाम तक पहुंचाए। As such, you first record FIR under section 154 CRP, then proceed under 157 CRP। ये मशकूक केस के हवाले से है। उन्होंने कहा कि पहले FIR दे और उसके बाद जो है ये देखे कि ये मशकूक है कि और उसका सारा मटेरियल जो है वो उसके ऊपर लेकर आए। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ मैंने देखा कोई और चीज़ें होती हैं, जहाँ चलान बनाना होता है तो पुलिस हर चीज़ उसके अंदर लिख लेती है, जहाँ उन्हें खाली करना होता है तो इवन 161 के स्टेटमेंट भी नहीं साथ लगाते। हालांकि लोग अपने दुआ लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड हुई होती है, लेकिन अखराज रिपोर्ट के साथ वो होती नहीं, जब तक कटरा की चल रही होती है।
AAH हैज नो पावर टू स्टार्ट कंटेम्प्ट। ये जैसे वो मैंने कहा कि एक बड़ा गलत कंसेप्ट चलता है कि वो रिट दायर कर दिया भाई, एक और गलत लैंग्वेज यूज होती है ये कंटेम्प्ट कर दी। तो जस्टिस ऑफ पीस के इसके पास नहीं है कंटेम्प्ट। ये जो कंटेम्प्ट से रिलेटेड जो है कंटेम्प्ट एक्ट आई थिंक 2003 का है, पहले 1973 का था, 2003 का या 4 का है, तो वो इसको डील करता है। तो उस एक्ट के तहत जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कंटेम्प्ट को जो है देखने की। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर के साथ कोई जो है कंटेम्प्ट होती है तो वो खुद उसको नहीं देख सकता, वो हाई कोर्ट को मैटर भेजेगा, हाई कोर्ट उसको देखेगी। अगर हाई कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट होती है तो हाई कोर्ट उसको खुद देख सकती है, और जिस कोर्ट हाई कोर्ट की जिस कोर्ट पे कंटेम्प्ट हो रही हो वो उसको खुद नहीं देखेगी, किसी और के पास भेजेगी। लेकिन एक कंटेम्प्ट ऐसी है जो पीपीसी के ऑफेंसेस में फॉल करती है, उसको सुन सकते हैं। उसी में जो 228 पीपीसी का नोटिस भी जजेस अफसरान वकला साहबान को दे देते हैं, या वो साइल है अगर कोई इंटरप्शन कर रहा है या इंसल्टिंग रिमार्क्स जो है देता है, तो जो पीपीसी के तहत जो है आती हैं कंटेम्प्ट, उनको जो है हाई कोर्ट से नीचे जो है खुद देख सकती है। तो जो उसमें फॉल नहीं करती वो जो होती हैं, इसमें आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील कंटेम्प्ट को करता है, तो वो जो सेम पावर्स हैं वही सारी पावर्स जो है कंटेम्प्ट एक्ट में जो है वो दी गई हैं। उसमें सिविल कंटेम्प्ट है, उसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, दूसरी सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें अब कंटेम्प्ट का जो वर्ड जो है ये लिखते भी हैं पिटीशन में, कंटेम्प्ट पिटीशन, ये रॉन्ग है, लीगली जो है रॉन्ग है, प्रैक्टिस में चल रहा है। Ex officio justice appeals false administrative order and there was no opinion and justification to initiate contempt of court proceeding or take any penal action against a police official who allegedly violated ministerial direction or administrative order। ये हिज़्ब ख़याल केस के ऊपर जो है PID 2005 के ऊपर अप्लाई किया गया है, ये जजमेंट 2009 में की है। सिमिलर जजमेंट ये 2010 PCRL पेशावर की है। तो इसमें जो विजडम थी पीछे कि ये क्यों कंटेम्प्ट नहीं है, तो विजडम ये थी क्योंकि ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता। जो ऑर्डर जुडिशियल होगा उसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो चल सकती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि जब कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कंटेम्प्ट की, तो अगर कोर्ट के ऑर्डर को वो कंप्लायंस नहीं करता को, तो वो क्या करेगा। मोस्टली प्रैक्टिकली आपने सभी इसमें से गुजरे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी कर देती है, लेकिन ऐसा फिर भी पर्चा नहीं देता, आप फिर दोबारा जाते हैं। तो वहाँ ये जजमेंट प्रैक्टिस में भी आपको काम आएंगी और आपका कंसेप्ट भी ये क्लियर करेंगी और इम्तिहान में भी ये जो है आपको काम देंगे। शो कॉज नोटिस टू SHO that why proceeding under section 155C and D not starting against him। ये जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसमें 155 जो है C और D जो है इस चीज को डील करती हैं, तो जो ऑब्लिगेशन है या जो ड्यूटीज हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करता या कोई उसको अथॉरिटी ऑर्डर्स देती है या कोई कोर्ट ऑर्डर देती है, तो 155 जो C एंड D जो है इसके तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी दो व्यूज थे। एक व्यू पहला जो था कि 155 C जो है D है वो कहता है ये नाम कॉग्निजेबल है, लेकिन अब जो लेटेस्ट व्यू चल रहा है वो ये है कि ये कॉग्निजेबल है, इसके ऊपर FIR हो। तो पहले ये था कि रिपोर्ट होगी, मजिस्ट्रेट की जज को लेंगे, फिर जो है प्रोसीडिंग्स होगी। दूसरी इसमें जो है जी कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 एंड 186 PPC। तो जो जस्टिस ऑफिस है अब उसके पास जो पावर्स क्या हैं, अगर उसका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता तो पहली बात उसको क्या है वो शो कॉज नोटिस जारी करेगा। SHO तो आपने ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं किया, मैं क्यों ना आपके खिलाफ 155 C और D की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट करूं, पर्चा क्यों ना दूं इस सेक्शन के तहत। दूसरी इसके बाद जो पावर्स है कंप्लेंट टू DPO टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 155C एंड D। डायरेक्ट DPO को जो है डायरेक्शन दे दी जाएगी कि इसके खिलाफ जो है इसने कंप्लायंस नहीं किया कोर्ट के ऑर्डर को, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करें। तीसरी जो है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है जिसके जो एरिया मैजिस्ट्रेट है जो उसका SHO जो कंसर्न है उसका जो थाना है उसके तहत जो है 282 और 187 PPC के तहत जो है उस मैजिस्ट्रेट को भी जो है जस्टिस ऑफिस लिख सकता है कि इस SHO के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे।
2011 की जो लेटेस्ट जजमेंट, नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस वुड अमाउंट टू मिसयूज ऑफ पावर्स एंड नेग्लेक्ट ऑफ इट्स ड्यूटी। ये जो 22 से 6(3) जो है ना, उसके जमाने में भी ये बात चली जाती है। If SHO disobey direction of ASA, he would be penalized under section 161 PPC। इस सेक्शन के तहत भी जो है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है। तो पहली कार्रवाई शोकॉज नोटिस उसको जारी किया जाता है, दूसरी उसको डीपीओ को लिखा जा सकता है, तीसरी जो है मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी जा सकती है जो जस्टिस ऑफ पीस जो है कि ये कंप्लायंस नहीं कर रहा, और इस सेक्शन के तहत भी जो है उसके तहत खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रोसीडिंग, ये सुप्रीम कोर्ट की दो मैंने जजमेंटें मेंशन कर दी हैं, वो हाई कोर्ट्स की थी। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 165 पीपीसी एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट ऑफिसर नॉट हिटेड बाय आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी। SHO can be charged under section 166 PPC. Court can issue necessary action to head of district police to take disciplinary action as provided under the rule of service. Disciplinary action can run side by side. तो बेसिक ये तो जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की, जिनकी रोशनी में जो मैंने पहले जजमेंट दी लेटेस्ट जो थी हाई कोर्ट्स की, वो यहाँ से जनरेट हुई। तो इस पे एक डिबेट बड़ा असर चलती रही। उन्होंने कहा कि जो है ऑफिसर जो है अगर वो जस्टिस ऑफ पीस की बात नहीं मानता तो उसके खिलाफ दो कार्रवाइयां नहीं हो सकती, एक उसका महकमा भी उसके खिलाफ करे, कोर्ट भी उसके खिलाफ करे, जैसे मैजिस्ट्रेट वगैरह है। तो इसके ऊपर फिर जो जजमेंट जो एक व्यू किसी वक्त तक चलता रहा, उन्होंने कहा नहीं एक ही चलेगी, वरना ये आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये यही कहता है कि कोई बंदा 2 टाइम्स पेनलाइज नहीं हो सकता किसी एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। 403 जो है डबल जेपर्डी जिसे आप कहते हैं, डबल जेपर्डी। तो एक वक्त तक ये व्यू चलता रहा, लेकिन फिर अब जो लेटेस्ट व्यू चल रहा है वो कहते हैं कि नहीं ये दोनों साइड बाय साइड चल सकती है। जैसे किसी वक्त तक ये व्यू चलता रहा कि सिविल अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो क्रिमिनल नहीं चलेंगी, अगर क्रिमिनल है तो सिविल जो है रोक दें। लेकिन अब जो लेटेस्ट व्यू है वो कहते हैं दोनों साइड बाय साइड चल रही है, उसका अपना स्कोप है, इसका अपना स्कोप है। Order to DPO to take disciplinary action. High Court ordered SHO to register the case as for reviewed order. Fourth, with an AIG investigation, DPO are directed to take disciplinary action against the concerned SHO for disobedience of order of justice of peace. तो इसमें ये दोनों चीजें हो गई हैं। 155C पुलिस ऑर्डर, ये जो मैंने दो बातें आपको कही थी कि जो पहली जजमेंट है 2011 की, इसमें कहा गया कि ये नॉन कॉग्निजेबल है। फिर ये दूसरी 2012 की है, इसका तसलसल 2006 एमएलडी से लिया गया। तो जो लेटेस्ट अभी व्यू चल रहा है वो यही है कि 155C और D जो है ये इसके ऊपर कहता है FIR हो, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेटेस्ट व्यू 2012 के तहत यही अभी लगता है। इसके ऊपर एक और व्यू भी चलता है। आज अशीर साहब ने एक जजमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके हालात तो प्राइवेट कंप्लेंट भी नहीं लाई करती। पहले इनकी इंक्वायरी होल्ड हो, अगर किसी ऑफिसर ने इनको गिल्टी डिक्लेयर किया हो तो देन जो है ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है फाइल हो जाए। तो इस तरह की बड़ी जजमेंट्स जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कहते हैं अप्रोच्ड जजमेंट्स। तो ये हर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे चलता है, सिविल कोर्ट से लेकर एडिशनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी जगह पर ये जो है मामला चल रहा है। रुक गया जी, चलें ये एक जजमेंट आई कि जब जस्टिस ऑफ पीस को ऑर्डर कर देता है तो फिर उसको जेंटली जो है अपने जो है ऑर्डर को वॉच करना चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी चाहिए। पूरी जजमेंट पढ़ता हूँ। इशुएंस ऑफ डायरेक्शन बाय एक्स जस्टिस ऑफ पीस टू पुलिस अथॉरिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मेन डेलिबरेटरी के आगे पढ़ दो। लेट्स future justice peace must guard jealously his order and direction. Police official, if found responsible for and such neglect, he must be dealt with severely and initiation
और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्कीम अंडर पुलिस ऑर्डर 2020 आल्सो रिकमेंडेड। तो कहते हैं जहां आप ये कहते हैं ना कि पर्चा दर्ज करके लेकर आओ, वहां उसके डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दो, इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी करें। सेम व्यू इसमें चल रहा है। ये एक जजमेंट जो है पीएलडी के डायरेक्शन टू हाई कोर्ट एंड पुलिस अगेंस्ट डिस्प्यूट एंड एएसटी ऑर्डर, ये एक जो है इसमें जो है जो हेल्ड हुआ ये सर्कुलेट हुई जजमेंट, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। जितने पंजाब भर के जो एडिशनल्स थे उनको ये सर्कुलेट हुई। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई लैंडमार्क जजमेंट देती है तो उसकी कॉपीज जो है तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है सर्कुलेट करवाई जाती हैं। तो दिस जजमेंट इज वन ऑफ दैट। ये भी डिस्टर्बिंग जो है उसके मुतल्लिक है। ये एक आर्टिकल है लिखा हुआ, मैंने मेंशन कर दिया है, आप में से कुछ लोग आर्टिकल पढ़ने के भी जो दिलदारा होंगे। तो ये 2012 का जो पीएलडी है उसमें जो ये वॉल्यूम 4 होता है जनरल से रिलेटेड, उसमें मैंने एक आर्टिकल ये पढ़ा था, एक्सेस ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रेमेडीज। तो जो पुलिस पाकिस्तान के अंदर जो अपनी पावर्स का मिस यूज कर रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा है। आप में से जो चाहे इसको जरूर पढ़ें। इसमें 22 से 22B का भी जिक्र है। पावर्स पे आते हैं जो जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर, जहां इससे पीछे जो पावर जो डिस्कस हुई वो सिर्फ एक थी, एफआईआर देने, चाहे वो काबिल नंबर ऑफेंस से रिलेटेड है या नॉन काबिल नंबर ऑफेंस से, डायरेक्शन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं यहाँ पे। पीछे जो कुछ डिस्कस हुआ वो डायरेक्शन से रिलेटेड हुआ। अब दूसरी पावर जो आई है जो जस्टिस ऑफ पीस है, वो क्या एडिशन और डिलीशन ऑफ सेक्शन जो है इसके ऊपर ऑर्डर दे सकता है कि इस पे पहले एक व्यू चलता रहा कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है पिटीशन आ जाती थी कि जनाब ये रेलेवेंट प्रोविजन नहीं ऐसा चल रहा है, जस्टिस ऑफ पीस उनके देख के डायरेक्शन दे देते थे, तो डिलीट और ऐड होनी शुरू हुई। तो फिर जो है 2008 में जो है ये व्यू फर्स्ट टाइम आया, तो उन्होंने कहा कि ये जो एडिशन एंड डिलीशन है ना, ये फॉर द मैजिस्ट्रेट है, ये जो है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की पावर जो है इस सेक्शन के तहत नहीं। तो उसके बाद इस पे जो है कदम लग गई, फिर जो भी इसके ऊपर पिटीशन जाना शुरू हुई वो जो है मेंटेनेबल नहीं होती। तो ये मैंने चाहे जजमेंट इससे रिलेटेड जो है मेंशन कर दी है। यहाँ एक बात कर दूंगा, अभी एक लेटेस्ट बात चल रही है कि कुछ लव मैरिजेस केसेस होते हैं और उस पर पिटीशन आ जाती है 491 की। वो कहते हैं जी वो मेरी बीवी है, उसके बाप ने उसको जो है कैद में रखा हुआ है, उसे कत्ल कर देगा, उसकी जिंदगी पे बड़ा खतरा है, ये कस्टडी जो इम्प्रॉपर है, इलीगल है, ऐसा तो वो डायरेक्शन दे उसको रिकवर करके लेकर आए। तो ये अरसे तक हाई कोर्ट तक ये प्रैक्टिस थी, लोग 491 की जो है पिटीशनें रिटे हैं हाई कोर्ट में, जो पिटीशनें दायर करते थे वो एंटरटेन होती थी, लड़कियां आती थी, यहाँ आके उनसे पूछा जाता था जी किसके साथ जाना चाहती हैं, तो जो तो वालदैन के साथ जाना चाहती थी वो कहती थी जी इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, रेप किया है, झूठा निकाह किया है, वो बेचारे को रगड़ा लेता रहता था। और जो कोई लैला मजनू वाला सीन होता था वो कहते थे मैंने तो मियाँ के साथ जाना है, तो अदालत उसी वक्त जो है ऑर्डर पास करती थी जाओ। तो उसके ऊपर जो है कि मौजूदा चीफ जस्टिस कासिम अली खान साहब है, उनकी जजमेंट आ गई। ये गालबन 1383 है, गालबन 2019 पीएलडी 2019 या पीसीआर है। तो उन्होंने कहा ये जो है ना फॉरम 491 का ये रुखसती के लिए नहीं है, ये रन अवे और लव मैरिजेस जो है ना ये उनके लिए रुखसती का ये फॉरम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये एक हैरासमेंट है कि एक वो बेटी जो छूट छुपा के कोई काम कर लेती है, वहां पे पुलिस जाती है, रिश्तेदार मोहल्लेदार सबको पता चलता है जो काम जो हो गया है। तो उन्होंने फिर इस पे कदगन लगाई। तो ये पूरे पंजाब में आज भी वकला साहिबान और जुडिशियल जो ऑफिसर हैं उनकी लड़ाई जारी है। इस पे जो वकला साहिबान आते हैं वो आर्गू करते हैं जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जिंदगी को खतरा है, इसे एंटरटेन करें। तो जो एडिशनल साहिबान है वो उस जजमेंट की रोशनी में वो कहते हैं मेंटेनेबल नहीं है, इससे लड़ाइयाँ भी होती हैं, माहौल भी गर्म होता है। तो जिस तरह इस पे कदगन लगी उस पर भी उस जजमेंट में कदगन लगाई। तो ये लॉ में बारहा ऐसा होता है कि कोई एक जजमेंट आ जाती है, किसी एक बात पे कदगन लग जाती है और वो कदगन एक अरसे तक चलती है।
फिर उसके बाद जो है तो नई जजमेंट आ जाती है जो पीछे वाले मैटर को रिव्यू कर देती है, फिर नया मामला चल जाता है। जैसे आप सबको पता होगा जो खोसा साहब ने एक जजमेंट दे दी थी लैंड ग्रैबर्स के बारे में, उन्होंने कहा कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है इसके तहत इस सजा सा तब जो है चल सकेगा अगर ये प्रूव्ड हो बात कि ये लैंड ग्रैबर है बंदा, ये कब्जा माफी है। तो अब जो पहली दफा कब्जा कर लेता था उसको माफी हो जाती थी। इस जजमेंट के बाद जो है 4, 5, 6 साल तक आई थिंक ये इस तरह से जो है वो अप्रोच होते हैं। मुझे याद है एक मैंने भी किया किसी जज साहब की बात, तो 6-7 दिन आर्गूमेंट होते थे। तो मैंने कहा जनाब क्या ये जो फर्स्ट टाइम पे जो ऑफेंडर है उसको बड़ी छुट्टी है? तो उन्होंने कहा नहीं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो एक केस लाया, गुलशन केस था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है लैंड ग्रैबर होना। तो जो पहले 5-6 साल लोगों को एडवांटेज और किसी को डिसएडवांटेज हुई वो सारे बेकार चली गई, एक नया व्यू आ गया। तो ये जो लॉ है ये स्टैग्नेंट होता है। आज अगर कदम है कि ये फोरम नहीं है रुस्ती का, तो हो सकता है कल को नई जजमेंट आ जाए, वो कहे नहीं करें, क्यों नहीं करते, वो इलीगल एक लड़की है, वो स्वीट यूनिट है, इंडिपेंडेंट है, उसका बाप भाई वो कौन होता है उसको जबरदस्ती घर में डिटेन करने वाला, आप उसको बरामद करें, देखिए उसकी कस्टडी प्रॉपर है या इलीगल है, अगर है तो उसको आजाद मर्जी के साथ जाने की इजाजत दे, जाना चाहिए। हो सकता है ये व्यू आ जाए। तो लॉ में जब व्यूज चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसा नहीं रहा, लॉ चेंज होता रहता है। पहली पार्ट पढ़ी हमने डायरेक्शन की, दूसरी पार्ट पढ़ी हमने डिलीशन और एडिशन की, तीसरी है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे एक व्यू पहले चलता रहा कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो डायरेक्शन देते रहे इन्वेस्टिगेशन चेंज करें। एक है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एक है री इन्वेस्टिगेशन, दो अलग अलग चीजें। री इन्वेस्टिगेशन हुआ है जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है तो नए सिरे से कर रहे हैं। चेंज ये है कि किसी तफ्तीशी जो ऑफिसर है उसके ऊपर किसी को जो है वो अगर डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहते हैं इसको बदल। तो इस पे अभी जो लेटेस्ट व्यू चल रहा है जो मेरे नॉलेज में है, मैं उस व्यू से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन अब हाई कोर्ट ने व्यू डेवलप कर दिया होगा तो मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है ये इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ जो है उनको ये डायरेक्शन दे सकता है कि उनके पास जो पेंडिंग पड़ी हुई एप्लीकेशन इसको एक्टिवेट करें, इस पर डिसीजन दें। अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इतराज है तो मैजिस्ट्रेट के पास है, ये उसकी पावर्स है, वो देखे इस मैटर को, ये विजडम है इसके पीछे। नेक्स्ट एक पिटीशन हम दायर करते हैं हैरासमेंट की। हम कहते हैं जी वो पुलिस हमें जनाब पास कर रही है, तो उस पर जो है डायरेक्शन चली जाती है एसएचओ को, तो वो ये बेकार सी डायरेक्शन होती है, एसएचओ की मर्जी होती है तो फिर भी पर्चा दे देता है। चाहिए तो ये कि अगर ये चली जाए तो फिर उसके बाद है जो है एसएचओ जो एफआईआर ना किसी का दर्ज करे। तो मैंने कई खुसरा टाइप ऑर्डरों में देखा है जहाँ हरासमेंट के ऑर्डर होते हैं वहाँ ये भी लिखा होता है कि एसएचओ में प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ। If he is required in any in offence, he can lodge FIR against him. ये बात लिखने की क्या जरूरत है? 100% पिटीशन में ये लिखा जाता है। ये गलत है। अगर आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो मैं जब कहता हूँ मैं वो फिगर कटवाता हूँ, स्टेनो लिख लाते हैं, मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों से FIR करवाने वाली बात। अगर ये लिखनी है तो ये तो बेचारे खुद ही हम सिखा रहे हैं कि इसके ऊपर FIR दे दो तुम। नेक्स्ट सेकंड FIR, ये भी व्यू चलता रहा एक वक्त तक कि एक FIR हुई फिर दूसरी FIR हुई, एक ही अकरेंस हुई। ये इस तरह होता है कि सपोज एक बंदा मर्डर हो गया है तो बाप जो है वो कंप्लेनेंट है, मर्डर सपोज कर दिया है भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बाप उसका कंप्लेनेंट बन गया है, बाप ने जो है हकायक सही नहीं लिखे, तो जो मरने वाले की डिसीज की बेवा होती थी वो आ जाती कहती जनाब असल हकायक ही हैं, मेरी भी FIR दर्ज करें। तो एक अर्से तक सेकंड FIR जो होती रही, सेकंड FIR के डायरेक्शन जो है जस्टिस ऑफिस देते हैं। तो सेकंड FIR का जो मेन कंसेप्ट था ये उसके मारूफ जो जजमेंट थी अली मोहम्मद वर्सेस सैयद बीबी, ये 2016 PRD सुप्रीम कोर्ट 484 की थी। लेकिन अभी एक लेटेस्ट जजमेंट 2018 सुप्रीम कोर्ट 594 सूरा बीबी केस आ गया, इसने कदम लगा दी। उन्होंने कहा सेकंड FIR नहीं है, ये भी खोसा साहब की जजमेंट है। खोसा साहब ने अपनी जिंदगी में सारे जो काम किए हैं निराले की, प्रोसेस यूनो का जो कंसेप्ट दे दिया, हजारों लोग उससे बरी हो गए। तो
इस जजमेंट में उन्होंने कदम लगा दी, उन्होंने कहा सेकंड FIR नहीं हो। अब क्या, अब लॉ क्या कहता है? अब लॉ कहता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है एक ही जो मैटर में, उसका चाहे क्रॉस वर्शन है या वो अपना वर्शन लेना चाहता है, तो वो कहते हैं कि वो जाए तफ्तीशी अफसर के पास, उसका 161 की स्टेटमेंट वो ले, सेपरेट FIR नहीं होगी। एक ट्रांजैक्शन या एक ऑकरेंस से रिलेटेड जितने भी वर्शंस हैं वो उसी FIR में देखे जाए। ये लेटेस्ट वर्जन अभी तक प्रिवेल कर रहा है, कल को अगर ये चेंज हो जाता है तो इसकी फेट है। मिसलिनियस मैटर्स पे आते हैं। ये एक जजमेंट है, ये रोकती है ओथ के तहत जो है जस्टिस ऑफ किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे पुलिस जो है क्रिमिनल मैटर्स को ओथ सोने पे करती है, तो उस पर जजमेंट्स आ गई कि SHO या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सोनिया पे डिसाइड नहीं करेगा। फिर एक वक्त तक जो मैजिस्ट्रेट थे ये भी कसम न्याय में जो फैसले करते रहे, तो फिर उस पर भी कदम लग रही, उन्होंने कहा नहीं मेरिट पे करें। तो इस जजमेंट ने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर जो है कदम लगा दी कि आप दोनों पार्टीज में वादे देने, मैं कुरान देता हूँ, कहता मैं देता हूँ, उनका ये कुरान में ये पहली फैसला करना, ये बात सुने, मेरिट हकायक लॉ इनको परखें, उसके मुताबिक जो है फैसला करें, सोने पे नहीं होगा। अब एक पीछे तसलसल चलता आ रहा था डायरेक्शन देने का। ये जजमेंट जो 2013 की कहती है कि जस्टिस ऑफ पीस रिफ्यूज भी कर सकता है डायरेक्शन देने से। जस्टिस ऑफ पीस हैज अथॉरिटी टू डिक्लाइन रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्शन और रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, वजह इफ इट वाज प्रूव्ड that request was made with ulterior motive or without reasonable ground। ulterior motive का जो झूठी है, फॉल्स है, पीछे को मुकासद है, अगर जस्टिस ऑफ पीस को ये चीज कन्विंस करती है तो वो इस जजमेंट की रोशनी में जो है रिफ्यूज कर सकता है। PRD 2014 जी इस्लामाबाद की है। ये मैटर वाज ऑफ सिविल नेचर। ये आप भी प्रैक्टिस करते हैं, हमने देखा होगा जस्टिस ऑफ पीस देखते हैं जी, ये मैटर ऑफ सिविल नेचर है, पिटिशनर हैव ट्राइड टू कन्वर्ट इट इनटू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, डिसमिस करते हैं। तो उनके पीछे जो विजडम है इस तरह के जजमेंट्स की वजह से 2014 ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट भी मुझे लगी है। ये मुझे अच्छी इसलिए लगी है कि आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट है जो जूरिस्ट हैं उनमें कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं, तो ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स देख सकती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नीचे वाली अदालतें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स को टच ही नहीं कर सकते। तो ये जो जजमेंट है ये कहती है जस्टिस ऑफ पीस इज द कस्टोडियन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनको भी जो है वो देख सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स जो मेरी नजर में लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट की तो ये दो ही हैं, PRD 2007 वाली और ये PRD 2016 की। हाई कोर्ट की जो मैंने वो जजमेंट, वैसे तो बहुत सी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, लेकिन जो मैंने खुद पढ़ी हुई है और जिसमें जस्टिस ऑफ पीस से रिलेटेड तमाम की तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया गया हुआ है, जितनी ये मैंने आपको पढ़ाई हैं, इस तरह की सारी जो चीजें डिस्कस की गई हैं, इससे पहले जितनी जजमेंट्स थी वो भी डिस्कस की गई हैं। वो जजमेंट्स ये जो मैंने हाई कोर्ट्स की दी हैं, जिसमें 470 है, 2008 है, 2009 की है, 2011 की है, इनमें से कोई भी आप खोल के पढ़ेंगे तो इसमें सारे जो क्रक्स है ना जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स का, वो इन हर एक जजमेंट में आपको नजर आएगा। तो इन जजमेंट को मैं अपनी नजर में कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट्स कहता हूँ। ये जो मारूफ केस था मोहम्मद बशीर वर्सेस SHO कारा, उसको मैंने एक क्रक्स लिख दिया है। सारी जजमेंट बहुत लंबी जजमेंट है, तो मैंने उसके चंद एक बुल्स जो है निकालनी है, पढ़ ही देते हैं। No authority vested with an officer in charge of police station or with anyone else to refuse to record an FIR where the information conveyed disclosed the commission of foul offence। ये वो बात थी जिसके तहत पहले FIR होते रही हैं। वो कहते हैं कि पढ़े कॉन्टेक्स्ट अगर कह रहे हैं तो FIR है। दूसरा, no authority vested with an officer in charge of police station or with anyone else to hold any inquiry into the correctness or otherwise of the information which was conveyed to the SHO for the purpose of recording FIR। इस दूसरे बुलेट में जो है कदम लगाई इंक्वायरी पे, नहीं इंक्वायरी करेगा SHO। तीसरे नंबर पर एनी FIR रजिस्टर ऑफ सच एन एक्सरसाइज
that is determination of truth or falsity of the information conveyed to SHO would get hit by provision of section 162C RPC. उनका ये 162 RPC को हिट करेगी, सुनेगा नहीं किसी को, बस आई है जो बात FIR दर्ज करेगा, दर्ज करने के बाद बाकी मामला देखे क्या है। अगला बुलेट है, check against lodging of false FIR was not a fuel to record such FIR, but punishment of such information under section 182 PPC etc, which should be, if enforced, a fairly deterrent against misuse of the provision of 154 CRPC। मैं इस व्यू से जी मैं बहुत इत्तेफाक करता हूँ। मैं अपनी नज़र में समझता हूँ कि 156 के तहत जो बेहतरीन लॉ है ये ही है कि जो बंदा भी पुलिस के पास चला जाए, जो भी वो कहता है, एक वो एप्लीकेशन देता है, उसको पूरी FIR काटने के बाद किसी को अरेस्ट नहीं करे, फिर मामले को इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो समझते हैं ये बात ठीक है तो फिर गिरफ्तारी डालें, अगर बात ठीक नहीं है तो FIR को खारिज करें और जो कंप्लेंट झूठी लेकर आ रहा है उसके ऊपर 182 की कार्रवाई करें। और ये अगर जी सर इसी पे मैं आपसे बस सवाल करना चाह रहा था सर, जब FIR दर्ज हो जाए जी तो इस पे क्यों ना पहले ट्रायल चले। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाली अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने अनटिल मजिस्ट्रेट के पास आए, रिपोर्ट बन के मजिस्ट्रेट उसको देख के फाइनली वो जो FIR है उसको खारिज ना कर दे, क्यों उस वक्त का इंतजार ना किया जाए। मैंने जनाब के एक 22/22 के ऑर्डर में पढ़ा कि आपने ये लिखा हुआ था कि जो SHO है वो कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करे और अगर इसको झूठा पाए तो फिर वो पर्जरी की जो सीरीज है उसके खिलाफ स्टार्ट करे। सर अब यहाँ पे हम पावर जुडिशरी जो है या जस्टिस पीस जो है वो दे देते हैं पुलिस के हाथ में, क्योंकि वो पहले ही मिसयूज ऑफ पावर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोसाइटी में। जितने फैक्ट्रीज पुलिस के हाथों हुए हैं उतने ना वकीलों ने किए हैं ना जजेस ने किए हैं। तो ये मैटर अगर इस तरह की वो पुलिस को वो क्लीन चिट दी जाएगी कि आप किसी को झूठा और किसी को सच्चा डिक्लेयर करें, तो फिर अदालतों का मजिस्ट्रेट का रोल कहाँ पे गया। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट के उसने डिसाइड करना है। इखराज रिपोर्ट पहले बन जाए, ये फाइनली डिसाइड हो जाए कि ये एक झूठी FIR दर्ज हुई थी, तो फिर SHO को दिखाया जाए उसके या एप्लीकेशन को, या वो खुद कर ले या एप्लीकेशन चली जाए। लेकिन अगर 22/22 की ऑर्डर में ही उसको कहा जाएगा कि भाई तुम्हें ये दूसरा दे रहे हैं लॉलीपॉप, इससे आवाम को खिलाओ, तो ये मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी रीजनेबल। ये बस मैं इतना कहना है कि 22/22 के ऑर्डर में वो जो पर्जरी की सिचुएशन है उसको SHO को उसमें वो फिर वो मिसयूज ऑफ पावर करेगा। ये मेरा ओपिनियन है, रिक्वेस्ट भी है इस पे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, जब लॉ मेकर जो होते हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो जब लॉ को बनाते हैं तो वहाँ चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। चेक एंड बैलेंस ये होता है कि हर जो डिपार्टमेंट है उसकी अपनी पावर्स एंड ड्यूटीज, पुलिस की पावर्स एंड ड्यूटीज अलग हैं, जुडिशरी की पावर्स एंड ड्यूटीज अलग हैं। जैसे ये एक सेटल लॉ है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की जो पावर है वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह कर रही है, क्या कर रही है, उसमें कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये उनको एक खुला एंड दे दिया गया कि आपके पास बॉल है, आप जिस तरह चाहे खेल लें। जब वो खेल लेते हैं, वो 173 की रिपोर्ट जब बना लेते हैं तो फिर आ जाती है बात अदालत में। अब कहा जाता है कि अब आपका रोल खत्म है, अब अदालत की पावर शुरू होती है कि opinion of police is not binding upon the court। अब दूसरे स्टेट्स को पावर जो है दे दी है, तो ये चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस से ही सिस्टम चलते हैं। चेक एंड बैलेंस ये होता है कि एक ही इदारे में अगर 2-4 बंदे काम कर रहे थे तो एक की पावर को दूसरे वाला चेक कर रहा होता है, दूसरे भी उसके ऊपर कर रहा होता है। किसी को भी फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया जाता। जब कोई फाइनल अथॉरिटी बन जाएगा तो चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, फिर मुआशरे में बैलेंस ही नहीं रहेगा। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में पुलिस से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन जो है, ये जो पॉलिटिशियन जो है ये होने नहीं देते, क्योंकि इनकी सारी जो पॉलिटिक्स है जो FIR के ऊपर थाने की सियासत के ऊपर है। ये जो है जो अंग्रेज ने जो लॉ बनाया था वो, क्योंकि हम गुलाम कौम थे, हमें दबाने के लिए उस वक्त के एनवायरनमेंट के मुताबिक जो उनको मौजूद था उन्होंने बनाया। लेकिन हम फॉर्चुनेटली अब हम आज़ाद हैं कि ये वही चाहता है। क्योंकि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कम से कम करेक्शन हो जाए, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि फिर हम क्यों SHO को ये इख्तियार दे रहे हैं। 22/22 के ऑर्डर में जब ये इख्तियार दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्शन है
कि FIR दर्ज करो तो साथ उसे ये कहा जाए कि अगर पिटिशनर का वर्शन झूठा है तो फिर ये पर्जरी का जो मैटर है, पर्जरी तो डिसाइड करेगी ना कोर्ट ही। कम पर्जरी मेरे ख्याल में जहाँ तक पर्जरी वो होती है कि कोर्ट में किसी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, प्रूव हो गया कि वो बयान झूठा है ड्यूरिंग ट्रायल, तो पर्जरी की प्रोसीडिंग तो होगी उस बंदे के खिलाफ, ना तो उस बंदे के खिलाफ जो SHO के पास एक झूठी खबर लेके गया और उसको वो फिर SHO कहे कि भाई तू झूठा है, चलो ये अंदर तू। तो वो जिसने वाकई को क्राइम किया है वो आउट, और जिसने एक सिर्फ अपने जो उसके साथ क्राइम हुआ है उसके हवाले से अपना जो वर्शन जो है वो ट्रुथफुली एक्सप्लेन नहीं किया, वो जेल के अंदर चला गया। Let me find there is difference between perjury and falls under 182. 182 ये है कि किसी भी जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है, जो एम्प्लॉई है, जो अथॉरिटी है, उसको मिस यूज करना, ये 182 ये है। जो पर्जरी है इसको 193, 194, 195, 196, 198 PPC ये डील करती है। हाँ, तो पर्जरी और चीज है। 182 की जो पावर्स हैं ये कोर्ट के पास नहीं है, ये पुलिस के पास हैं। अब जब एक FIR हो जाती है तो उसको देखना कि ये ठीक है या गलत है, इसका जो पहला जो स्टेप है, जो पहली पावर्स है वो पुलिस के पास है। जो पुलिस अपना मामला को देख के जब कोर्ट के पास लेकर आती है तो दूसरी पावर्स कोर्ट की शुरू हो जाती है। ये कोर्ट का चेक है पुलिस के ऊपर, ठीक है मेरी बात, चेक एंड बैलेंस है। आपका जो वर्षन ये है कि सारी पावर्स पुलिस के ऐसे नहीं है। पुलिस अगर 182 का कलंगरा बना के भेज देती है तो जरूरी तो नहीं है मैजिस्ट्रेट उसको छोड़ सकता है, वो समझता है ये नहीं ठीक। इसी तरह आपने देखा है पुलिस किसी को अरेस्ट करके लेकर आती है, मैजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है। पुलिस की अपनी पावर है उसको अरेस्ट करने की, मैजिस्ट्रेट की अपनी पावर है 63 CRPC के तहत जो है उसको छोड़ने की, पुलिस की अपनी पावर है 169 के तहत उसको छोड़ने की। तो ये चेक एंड बैलेंस है। लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लेजिस्लेशन में जो है एनेक्टमेंट की और चेंजेस की अच्छी ज़रूरत है मौजूदा हालात के मुताबिक जो नहीं हो रहे। तो आप में से कल को शायद कोई पॉलिटिशियन बने, उस मुकाम पे जाएं तो ज़रूर इस पर जो है इंसिस्ट कीजिएगा कि कुछ लेजिस्लेशन हो जाए। अच्छा जी आगे चलते हैं, 2-3 पॉइंट रह गए हैं, 10 मिनट की हो गई सब। एंटी करप्शन से रिलेटेड जस्टिस ऑफ पीस जो है ये एंटी करप्शन से रिलेटेड भी डायरेक्शन दे सकता है। इस जजमेंट मैंने ये मेंशन कर दी है, अगर प्रैक्टिस में कभी होता आपके काम आ जाएगी। FIS से रिलेटेड जो मैटर है उनमें भी एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो डायरेक्शन कर सकता है। ये जजमेंट मैंने दी है, इसकी रोशनी में दी। ये 22 से 6-3 जो है इस पे बड़ी कम जजमेंट्स हैं। ये जो पुलिस को जो नेग्लेक्ट है ना उसके ऊपर बहुत कम आपको जजमेंट्स मिलेंगी। तो मुझे ये जजमेंट मिली तो मैंने इसको जो डिवीजन बेंच की है मैंने इसको ये मेंशन कर दिया कि किसी बंदे ने जो कोर्ट में उसने कहा मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, तो उस वाले से जो है AST ने उसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। तो हाई कोर्ट जो है उसने एक्सेप्ट करते हुए डायरेक्शन दी कि इसको जो है पुलिस की जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये जो जजमेंट्स हैं सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली जो है वो चलाई जा सकती है। ये भी 22 से 22B में जो है एक वक्त तक इसी पॉइंट के ऊपर ये खारिज होती थी, तो इसके ऊपर ये जजमेंट्स जो है ये दोनों जो है साइड बाय साइड जो है चल सकती हैं। अगर सिविल लिटिगेशन है तो सिविल लिटिगेशन के दौरान एक बंदा अगर ऑफेंस कर देता है कमिट दूसरे के खिलाफ तो उसके खिलाफ पर्चा जो है दर्ज हो सकता है, डायरेक्शन जो है दी जा सकती है। क्रॉस क्वेश्चन का जो ऑर्डर जो है ये भी जस्टिस ऑफ पीस जो है वो सुन के जो है दे सकता है। तो जैसे सूरा बीबी केस में मैंने कहा कि अब जो क्रॉस क्वेश्चन जो होगा ये 161 की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद सेपरेट क्रॉस क्वेश्चन जो है उसका दर्ज हो जाएगा, दोनों का फिर जो है 173 के तहत जो है रिपोर्ट बन जाएगी अपनी फिट के मुताबिक। ये जो एक जजमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये 2017 की है। इसमें कहा कि ये जो चेक से रिलेटेड मैटर्स हैं या इकरारनामों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो फैंस हैं वो कहते हैं इसमें प्रपोज है कि इनको जरूर बढ़ाएं, उसकी बात जरूर सुने और सुनने के बाद जो है फिर इसके ऊपर जो है आपको जो है करें। ये एक जजमेंट है कि सजेस्टेड प्रोसीजर में ये जो है दे सकते हैं हम किसी को इस तरह करें, ना इन्वेस्टिगेशन में, ना इंक्वायरी में, ना किसी और मामले में। पुलिस को जो है डायरेक्शन ये नहीं दी जा सकती कि इस तरह करें, ये कहा जा सकता है एज पर लॉ करें।
आपने देखा होगा अक्सर जजमेंट्स में लिखा होता है प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो एक वक्त तक ये ऑर्डर आते रहे कि रजिस्टर द एफआईआर, तो फिर वो जो है ऊपर डिस्कस हुआ एक जजमेंट में, तो उनका ये नहीं जस्टिस ऑफिस ऑर्डर देगा रजिस्टर द एफआईआर, नहीं, वो लिखेगा रिकॉर्ड द वर्जन अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी एंड प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो उस जजमेंट की रोशनी में फिर अब ये पैरा जो है ये अभी तक चल रहा है। ये जो एक मित्र है, कभी ये किताब मिले तो ये जरूर लीजिए, फौजदारी की बहुत अच्छी किताब है, ये 2 वाली तो में इंडियन है पर मित्र पुलिस डायरीज इसका में। तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे जहन में बड़ा था, तो मुझे इसका जवाब कहीं से नहीं मिलता था, लिखा पढ़ा जवाब नहीं मिलता था। मैं कहता था कि जब भी कोई बंदा जाता है थाने में तो उसका पहला वर्षन जो है वो क्या एफआईआर वाले रजिस्टर में दर्ज होगा या रोजनामचे पे होगा। वो जहाँ कहते हैं कि बुक प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो कौन सी बुक है, वो रोजनामचा है या एफआईआर का रजिस्टर है, इसका मुझे जवाब नहीं मिलता था। लेकिन ये किताब जब मैंने पढ़ी तो उसके अंदर से ये मुझे जवाब मिला, द रिपोर्ट विल बी रिटन इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन बुक इन फुल एंड देन सबस्टेंस ऑफ द रिपोर्ट विल बी एंटर इन द डेली डायरी। वो कहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन में एफआईआर में रजिस्टर भी लिखेगा और फिर जो उसका क्रक्स है सबस्टेंस है वो जो रोजनामचा है, मेरा ख्याल है रोजनामचे को रजिस्टर नंबर 1 कहते हैं और एफआईआर वाले को रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, कोई एक 1 और एक 2 है। सब तो फोटोकॉपी रख देते हैं, वो जो प्रिंट नहीं करते उसकी कॉपी रख देते हैं, वेंडर नहीं कर देते। जी जी जी। ये भी प्रोटेक्शन के ऊपर जो है एक जजमेंट है, नो डायरेक्शन टू रेवेन्यू अथॉरिटी। एक वक्त तक जो है जस्टिस ऑफिस के पास इस तरह की पटिशन जाती थी जी को रेवेन्यू अथॉरिटी ये काम नहीं कर रही, वो जो पटवारी नहीं कर रहा उसको भी डायरेक्शन नहीं होती नहीं। तो इस तरह के और भी जजमेंट्स हैं, वो कदम लगा दी कि उनका नहीं, आपका मामला पुलिस से रिलेटेड है, ये रेवेन्यू की तरफ आपने नहीं जाना। अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसकी रेमेडीज उनके पास है, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, रेट पिटीशन उधर जाके एड्रेस करें। एक्स विश्व जस्टिस ऑफिस जो है ये एंटरटेन नहीं करेगा इस तरह के मामला। ये जी इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है कि जजमेंट में पढ़ूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। आम एक कंसेप्ट है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इवन मैंने कई जजमेंट पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। तो ये जरा मुनफरिद जजमेंट थी, मैंने पढ़ी तो मैंने नोट कर दिया आपके लिए। हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन अंडर इट्स करेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन अवेलेबल टू इट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स नॉर्मली शुड नॉट इंटरफेयर विद course of investigation, but in exceptional cases where investigation agency proceeds with the patent malafidis or in flagrant disobedience of law। तो उनका ये दो मामला आ जाएंगे, डिसओबीडियंस ऑफ लॉ आ जाएगी या मैलाफाइडी आ जाएगी, तो फिर जो है हाई कोर्ट जो है इस मामले को देख सकती है। तो मुझे आज तक कोई ऐसी जजमेंट नहीं मिली जिसमें हाई कोर्ट के अलावा भी किसी को पावर दी हो, जैसे सेशन जजेस हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं। ये जो जजमेंट जो है कभी आपके काम आ जाएगी, ये 489F के ऊपर है, ये भाई बी में ये डिस्कस हुई। तो इससे पहले एक व्यू ये था कि ये जजमेंट ऐसी आ गई कि चेक एक ज्यूरिसडिक्शन में दिया गया और जमा जाके दूसरे थाने की ज्यूरिसडिक्शन में जमा करवा दिया गया। तो इस तरह के मामला होते थे कि वो कहते थे आप तो आपकी रिहाइश उधर है तो आप उधर जाके पर्चा दर्ज करो। वो कहते थे कि मैंने तो पर्चा तो आपके थाने की ज्यूरिसडिक्शन के बैंक में जो है ये डिसऑनर स्लिप है। वो कहते हैं नहीं जनाब आपकी रिहाइश उधर है, आप उधर जाएं। तो इस जजमेंट में क्लियरली हेल्ड उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा कि जहां चेक डिलीवर हो रहा है, जिस ज्यूरिसडिक्शन में जहां डिलीवर हो रहा है वहां से ऑफेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें 179 जो है सीआरपीसी डिस्कस हुई है। 179 कहती है कि ऑफेंस जहां से स्टार्ट होता है और जहां वो जारी रहता है। सपोज एक बंदा इधर से किडनैप होता है, शालकोट से किडनैप होता है और जाकर बरामद हो जाता है वो गुजरात से, तो कहते हैं दोनों ज्यूरिसडिक्शन है, उस किडनैप जो हुआ बंदा वो चाहे तो यहाँ एफआईआर करवा ले, चाहे तो वो गुजरात में जाके करवा ले। इसी तरह वो कहते हैं एक बंदे को जख्मी किया गया शालकोट में, तो वो चला गया गुजरात वाले, उससे जाकर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ पर्चा दर्ज करवाए चाहे जाके गुजरात करवाए। तो एफ जो 489F है इसमें फर्स्ट टाइम इस जो है जजमेंट में हेल्ड हुआ। उन्होंने कहा जहां जो चेक डिलीवर हो रहा है वहां भी जो है स्वीट विल है कंप्लेनेंट,
उसकी कन्वीनियंस है, वो चाहे वहाँ पे जो इनिशिएट करे क्रिमिनल कार्रवाई या जिस बैंक में उसने जमा करवाया जहाँ से जिस अंदर हुआ है वहाँ उस थाने की हदूद में भी रुकवा सकता है, उसकी मर्जी है दोनों में चला जाएगा। अरेस्ट के लिए भी जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अरेस्ट के लिए भी जो है एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस जो है उसके पास पावर्स हैं। अगर वो समझते हैं कि पर्चा दर्ज हो गया है, पुलिस जो है वो महिला फाइटर जो है बंदे को अरेस्ट नहीं कर सके तो वो डायरेक्शन दे सकता है अंडर द लाइट ऑफ दिस जजमेंट। वैल्यू ऑफ पंचायत, तो इसके ऊपर तो बड़े केसेस हैं, वो एक मुख्तारा भाई केस से शुरू होते हैं। ये तो कहते हैं ये पंचायत वगैरह जो है ना इसका कोई कंसेप्ट नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चलिए ये एक डिबेटेबल चीज है, इंडिया में है, वहाँ बेटर है सिचुएशन। ये जो पंचायत है ना उसके फायदे नुकसान दोनों हैं। यहाँ अदालतों में आके लोग धड़ल्ले से झूठे कसमी और नया हलफ देते हैं ना, उस पे एविडेंस होती है और झूठी दलील होती है, लेकिन जहाँ वो रह रहे होते हैं ना वहाँ बंदे झूठ नहीं बोलते, झूठा कुरान भी नहीं उठाते, झूठा हलफ भी नहीं देते। वो समझते हैं कि ये जो है ना वो एक मॉरल कंप्रेशन के अंदर होती है। वो कहते हैं ये लोग क्या कहेंगे, मैंने झूठी कसम उठा दी है। तो ये पंचायतों के फायदे और नुकसान दोनों है जी, तो ये डिबेटेबल चीज है। तो ये एक है जी, ये बैंक्स जो हैं एक वक्त तक वो आते रहे भाई से भाई की पिटीशन लेके कि ये बंदे ने लोन लिया हुआ हमारा जनाब, तो इसके अलावा पर्चे क्या ऑर्डर करना, उन्होंने कहा नहीं पर्चा नहीं होगा, ये आप जो है रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट है उसके तहत जो है जाकर दावा करें आप बैंकिंग कोर्ट में, कोई इससे पैसे नहीं FIR दर्ज नहीं हो। तो रेमेडीज में ये जो है जो ऑर्डर हो जाता है आप रिट पिटीशन में जाते हैं, रिट पिटीशन में अगर आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप जो है जो अपील को क्या उसको कहते हैं जिस अपील को जो डीबीस होती है इंट्रा कोर्ट अपील, ये लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 के तहत जो है एक्ट बना उसी सेक्शन 3 जो है इसको डील करती है। नहीं एनी क्वेश्चन को होगा कि काफी याद कर लीजिए। 22 के तहत अपना ऑर्डर जो है रिव्यू, देखिए जो रिव्यू की पावर है ना वो हर कोर्ट के पास है, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, लेकिन जहाँ फियर होता है जो भी जुडिशल ऑफिस अकाउंट है जो ये आज़ादी से काम नहीं करते, चाहे वो कोर्ट है सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, अगर वो समझती है तो पहले वाला ऑर्डर गलत हो गया रिव्यू कर सकते हैं। 491 में जो जस्टिस कासिम की एक जजमेंट आई है कि वो टिकट नहीं है, इस सिचुएशन में क्या अल्टरनेटिव रेमेडी है कि वो उसको गलत करवा ले। उसमें उसी जजमेंट में ये कहा गया है कि ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स का जाके जो है दावा करे, वहाँ सेक्शन उसमें तो नहीं कहा गया लेकिन वहाँ पर सेक्शन 100 का जो है वो जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकती है जो फैमिली कोर्ट, और इवन वो बैलेंस मुकर्रर कर सकती है। तो फैमिली कोर्ट की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो ना CPC है ना कानूनी सहायता है, फैमिली कोर्ट जो बेटर समझती है वो कर सकती है। फैमिली कोर्ट के पास जो है पावर जस्टिस ऑफिस से भी ज़्यादा है, मैजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा है। जी सर बहुत शुक्रिया ऑनरेबल शेख एजाज साहब, सिस्टर तस्वीर से आकोट, आज आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर दिया और बड़ा लेंथी सा लेक्चर था और तकरीबन जितने भी इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं 22A 22B के मुतल्लिका सिर्फ वो स्टैच्यूटरी लॉ से आगे जाके और जो भी प्रेसिडेंट्स हेल्ड हुए हैं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट एज वेल एज लोअर हाई कोर्ट लाहौर और दूसरे इवन प्रोविंसेस की तरफ से वो डिटेल्ड लेक्चर था। यकीन कीजिए इसमें मैंने खुद भी काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। इसको आप नोट कीजिएगा और मैंने ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने ये तमाम सर के नोट्स उसमें कर दिए हैं, इनको थॉरोली स्टडी करें, ये प्रैक्टिस में आपको बहुत काम आएगी और यही प्रपोजिशंस हैं मोस्ट प्रोबेबली जो आती हैं हमारे सामने बीइंग लायर्स। तो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बड़ा आपने टाइम दिया हमें। तो जैसा कि 5:30 तक हमारा क्लास टाइमिंग है, 5:30 हो चुके हैं, इंग्लिश के हमारे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, तो सॉरी फॉर करमा साहब आज आपका लेक्चर नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह सैटरडे को परसों लॉ का और साथ हम इंग्लिश का लेक्चर दोनों को इंशाल्लाह रखेंगे। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर देयर पेशेंस हियरिंग
और आपने सीरियसली तो तमाम लेक्चर को अटेंड किया। बहुत शुक्रिया तमाम एस्पिरेंट्स का, थैंक यू।